दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट एवं एस्टेट के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस प्रकार का कथन है? तो बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह वह स्थिति है जहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया है। देखिए, आरटेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया सवाल है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया है। तो किसके लिए किया है? तो इसमें हो जाएगा सृजनात्मकता के समान अर्थ में। ठीक है, अभिसारी चिंतन पद यानी सृजनात्मकता हो जा रहा है। चलिए आगे देखिए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, नाम मात्र की भूमिका है। देखिए, आरटेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। अगला है बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो इसमें प्रतिस्थापित किया गया है आपका ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर कौन नहीं है? देखिए, यूपी टेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया है। तो देखिए, शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति स्तर। ठीक है, चलिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए, जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है वो सामान्य बुद्धि में आता है। ठीक है, मैं बुद्धि लब्धि पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो आज रात को आपको वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, यह टॉपिक सीजी टेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया है। सवाल है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे है हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। देखिए, सीजी टेट पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, बुद्धि का जो प्रकार बताया गया है वो आपका भाषा को बताया गया है, अंतर्वैयक्तिक कौशल को, अंतःवैयक्तिक कौशल को। ठीक है, और दूसरा है इसमें ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। ठीक है, यह बुद्धि का प्रकार हावर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं है। चलिए आगे है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कहलाती है आपका प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि। ये देखिए, सीटेट 2012 पेपर 2 में पूछा गया है। आगे है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, सीटेट 2012 पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बुद्धि के वितरण की। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है तार्किक गणितीय बुद्धि? तो देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि जो संबंधित है, ये सीटेट मई 2012 पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। ये संबंधित है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत से। ठीक है, सवाल देखिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके?
तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो देता है वो आपका देता है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, ठीक है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सिद्धांत सही है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये इसका विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था ये आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में फ्रेम ऑफ माइंड पुस्तक में उन्होंने लिखी थी, ठीक है। ए, बी और सी तीनों इसकी विशेषता है, परंतु डी इसकी विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला 16 वर्षीय, ध्यान दीजिए 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इस प्रश्न में वास्तविक आयु कितना है? 16 वर्ष है। बुद्धि लब्धि यानी IQ कितना है? 75। मानसिक आयु निकालना है, तो इसको x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। तो मानसिक आयु कितना है? मानसिक आयु हमको निकालना है, तब यहाँ क्या करेंगे आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, अच्छा बड़ा ही रहने देता हूँ तब देखने में सुविधा। आप क्या करेंगे IQ की जगह पर 75 लिखेंगे, मानसिक आयु x है, वास्तविक आयु 16 है गुना 100। अब क्या होगा x इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब क्या होगा 75 गुना 16 हो जाएगा, 75 गुना 16 कर देंगे बटे 100। अब क्या करेंगे 100, देखिए इसको काटेंगे 4 चले 16, ठीक है, इसको काटेंगे 25 चुका 100 और 25 से इसको काट देंगे, 25 दिया 75, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ गया? 12 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो इसमें देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च रूप से, ठीक है, उच्च रूप से, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, यानी 2 जुड़वा भाई है, ठीक है, एक है मान लीजिए जीरो और दूसरा है हीरो, ठीक है। तो जीरो और हीरो में से किसी एक को धनाढ़य यानी धनी परिवार से गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा, दूसरे को निर्धन परिवार के द्वारा। तो 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, गरीब रहे चाहे अमीर रहे वो बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो परीक्षण है वो किस परीक्षण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। देखिए सीटेट नंबर 2012 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण है जो 5 वर्ष से ऊपर के लिए है। इसमें 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, और पूछा जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि, तो देखिए प्रतिभावान बालक जो होता है, ठीक है, इसका जो बुद्धि लब्धि होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी 140, ठीक है, 140, याद रखिएगा। ये स्टेट 2012 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण, तो देखिए व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण ये परीक्षा में पूछा गया है स्टेट 2012 पेपर 1 में। तो इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत। चलिए सीटेट 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो बल देता है आपका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी और बहुत सारे प्रश्न बाकी है, इसको मैं अगले वीडियो में दूंगा।